ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स के लिए वर्किंग कैप होता है, लाइक आप एक सर्टेन आवर्स से ऊपर काम नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि अगर एक बंदा थोड़ा अच्छा कर रहा है या थोड़ा ग्रोथ की तरफ जा रहा है तो लोग नजरें बहुत आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू द मदी खान पॉडकास्ट और एक और एपिसोड में वेलकम बैक। और आज हमारे साथ एक और बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं और बड़े ही हमने इनको बड़े ही रिक्वेस्ट की थी कि बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारी पॉडकास्ट पे आ जाएं और आज फाइनली आए हैं। बड़े हम अरसे से बड़े दिनों से प्लान कर रहे थे इस पॉडकास्ट को। तो वी हैव ऑन द शो ज़ैन खान बरकी साहब। ज़ैन, वेलकम टू द शो। थैंक यू मदी, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगा फॉर हैविंग मी, और जो हमारी प्लानिंग थी वो काफ़ी करने के बाद हम फाइनली पॉडकास्ट पे आ गए हैं। ज़बरदस्त। नहीं, मुझे आई एम वेरी श्योर वी आर गोना हैव अ ग्रेट पॉडकास्ट एंड द कंटेंट दैट यू गोना थ्रो इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही रहेगी। बिकॉज़ यू गॉट टन ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स टू टेल। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बताने के लिए। तो यार पहले बताओ, वेयर वर यू बॉर्न और तुम्हारा चाइल्डहुड कैसा गुजरा, कहाँ पे गुजरा? यार आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, और मेरा जो चाइल्डहुड है आई ऑलवेज लिव्ड इन रहमान विलाज नेक्स्ट टू DHA। सो मैं इसी एरिया में बड़ा हुआ हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग थी वो फ्रॉम द स्टार्ट मैं बीकन हाइट हूँ, तो मैंने अपनी अर्ली स्कूलिंग, अपना O levels A levels सारा बीकन हाउस से किया है। एंड द ब्रांच इज द डिफेंस कैंपस वन, BDC। यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट। माय जूनियर। एग्जैक्टली, आपका मैं जूनियर हूँ और हमारा काफ़ी जो ग्रुप सर्कल है वो सारा बीकनाइट्स का ही है। सो सारी स्कूलिंग वहीं से थी। उसमें ये कि आई थिंक अराउंड 13 years और मोर मैंने बीकन हाउस डिफेंस कैंपस में गुजारा। पक्का बीकनाइट जो बचपन से A levels तक बीकन हाउस से ही निकला है। यार वो इस तरह था कि जब मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की तो मैं A levels के जब लोगों को देखता था अपने स्कूल में, जब मैं 1-2 क्लास में था, तो मुझे हमेशा से था कि यार मैं इसी स्कूल से A levels करूं। और जो ये एक फ्रीडम एंजॉय करते हैं A levels के बच्चे कंपेयर टू अर्ली मिडिल स्कूल या O levels, कि आप कहीं भी जा सकते हो, क्लासेस से अटेंड करनी है करो, नहीं करनी तो आप थोड़ा सा रिलैक्स माहौल बाहर निकल जाओ। हाँ, तो मैंने कहा यार ये तो मैंने एक्सपीरियंस करना ही है। सो मैं BDC को स्टिक अराउंड किया कि मैं A levels की वो एक वाइब जो है एंजॉय करके ही निकलूँ वहाँ से। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स चेंज्ड टू LGS Phase 5। जब आपको पता है एक आउट ऑफ नोवेयर LGS Phase 5 ने भी सीन उठाया था अपना, और सारे जो है वहाँ पे जा रहे थे। सो मेरे कह लो कि 70% ऑफ द बैच लेफ्ट एंड दे वेंट टू LGS Phase 5 फॉर A levels। बट मेरा एक कह लो कि लॉयल्टी थी बीकन हाउस के साथ, वो मैंने उसको स्टिक किया और अपना A levels। यस, सो बट इट वाज वर्थ इट इन द एंड। एंड बैक इन द डेज वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ फुटबॉल। जब याद है निकी टूर्नामेंट्स करते थे इन Phase 5, दैट वाज अ ग्रेट टाइम। दैट वाज हमेशा याद रहेगा हम लोगों को। या फुटबॉल का ये है कि जो कि हमारे बचपन में आपको पता है इट वाज़न्ट अ पॉपुलर स्पोर्ट बैक देन इन पाकिस्तान स्पेशली। नाउ द फुटबॉल सीन हैज़ पिक्ड अप अ लॉट। काफ़ी क्लब्स आ गए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लीग सिस्टम भी आई थिंक इंट्रोड्यूस होने वाला है। मेरे ख्याल में बैक इन लाइक 2006 ऑनवर्ड्स फिर फुटबॉल थोड़ा सा में आना शुरू हुई थी। 2006 का वर्ल्ड कप के बाद जो है फीवर शुरू हुआ था। एग्जैक्टली। उससे पहले जो है इवन अब तक क्रिकेट ही है डोमिनेंट स्पोर्ट, लेकिन अब फुटबॉल भी जो है वो जगह बना रहा है, उसका भी सीन बन गया। उसमें ये था कि जब मैं छोटा था, लाइक आई वाज 4-5 years ओल्ड, तब मैं अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े कजन्स को देखता था कि हॉकी काफ़ी उस टाइम पे इन थी। फिर क्रिकेट तो आपको पता ही है, इट्स बीन ऑलवेज अ मेजर गेम इन पाकिस्तान। और क्रिकेट आप खेलते हैं या नहीं खेलते, आपको देखनी तो पड़ती है। इट्स सच अ बिग स्पोर्ट है। सो फुटबॉल का ये था कि मैंने क्रिकेट 1-2 दफ़ा खेली बचपन में। अपना जो मेरा 1-2 दफ़ा तो नहीं, लाइक गली में और इस तरह स्कूल में मैं खेलता था। बट 1-2 दफ़ा मुझे नेट्स में मेरे किसी दोस्त ने हार्ड बॉल कराई और फास्ट बॉल, और वो मुझे नियर द रिब्स आके हिट हुई, या बॉल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार क्रिकेट इज़ नॉट फॉर मी। सो मैं फुटबॉल मैंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी उसी दिन। अपना मैंने बैट और हेलमेट जो है ना वो एक लेजेंड मैंने कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया बेसिकली। सो फुटबॉल में ये था कि आई वाज गुड एट इट, और थोड़ा इंटरेस्ट था देखने का भी, खेलने का भी। सो फुटबॉल फिर हमने थ्रू आउट द लाइफ अभी तक खेली है, इन माई 20s, इन माई टीनेज।
और आपको भी याद ही है कि हमने कितनी हमारी फुटबॉलिंग मेमोरीज हैं फेस 5 में लाहौर में 5-on-5 जब से 5-on-5 आया है ना तब से बहुत ज़्यादा मतलब you don't always need a big ground and 11 players each to play football मतलब 5-on-5 आप 10-12 लड़के भी आराम से खेल सकते हैं वो हमारे जो टूर्नामेंट्स होते थे वो that was a memorable time एग्जैक्टली तो उसमें ये है कि अगर आप 5-on-5 खेल रहे हैं तो आप अगर आपके पास 25 भी लोग बंदे हैं तो आप 5 की टीम बना के टूर्नामेंट करवा सकते हैं टीम्स बनाते थे एग्जैक्टली में और काफी कुछ होता था मैं आपको याद ही है यार कितना मेमोरेबल हमारा टाइम गुजरा फुटबॉल में सो फुटबॉल अभी भी मैं खेलता हूँ बट ये है कि अब मेरे जो आपको भी पता है जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स हैं दे आर इनटू पैडल नाउ व्हिच इज द न्यू क्रेज इन पाकिस्तान और मे बी इन द वर्ल्ड एज वेल बट ये है कि फुटबॉल फिर भी एक हमेशा वो स्पॉट रखेगा दिल में नंबर 1 एंड एज यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है स्पोर्ट्स के लिए और चीज़ों के लिए यू हैव अदर प्रायोरिटीज अच्छा फिर ए लेवल्स के बाद फिर तुमने उसके बाद फिर क्या स्टेप लिया कहाँ गए यार ए लेवल्स से पहले भी मेरा ना काइंड ऑफ इन ओ लेवल्स मेरा माइंड एक तरह से बन चुका था कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अब्रॉड जाना है तो उसमें यह था कि मैं पाकिस्तान से अपनी यूनिवर्सिटी या कोई डिग्री का मैंने सोचा नहीं था मेरा ऑलवेज प्लान था इन द माइंड कि आज जैसे ए लेवल्स मैं क्लियर करूँ विद डिसेंट ग्रेड्स जो कि बहुत डिसेंट नहीं थे बट स्टिल मैनेज टू पास तो मेरा प्लान था कि यार यूके या यूएस या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया शुरू से था कि यार बाहर निकलना है मेरा प्लान था कि यार थोड़ा एक्सपोजर लूँ और थोड़ा चीज़ें अपने लिए हार्ड होती हैं जब आप बाहर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो इन पाकिस्तान आपको पता है हमारा लाइफस्टाइल अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा पेरेंट्स आपके फैमिली वाला है तो आप थोड़ा लुक यहाँ पे चाकर होते हैं तो आपके जो है वो यू आर वेल लुक्ड आफ्टर ओवर हियर तो वहाँ पे आप कभी कभार ये चीज़ें जो हैं आपको आपकी ग्रोथ से थोड़ा सा वो भी कर लेती हैं कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल अगर आपको चेक करनी है तो आप अपने ऊपर हार्ड टाइम लाओ थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलो तो आप अपने आप को देख पाते हो कि अच्छा मैं कितनी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ अपने आप पे सो एक पॉइंट ये था कि थोड़ा सा नया तो क्या माइंड था कि यार ए लेवल्स करके बाहर निकलना बाहर ही सेटल होना है या था यार पढ़ के वापस आ जाऊंगा या देखूंगा कि बाहर अगर कोई मिलती है अपॉर्चुनिटी तो यार ओपन माइंडेड थे हमेशा से वन ऑफ द फैक्टर्स वाज के क्योंकि मेरे काफ़ी सारी फैमिली जो है वो अब्रॉड ही है मेरे कुछ कज़न्स कनाडा में हैं कुछ मेरे कज़न ऑस्ट्रेलिया में हैं तो उनका एक्सपीरियंस को मैं जब देखता था तो मुझे था कि यार अच्छा दे कैन कम टू पाकिस्तान एनी टाइम आपके पास ड्यूल नेशनलिटी होती है सो आप ऑलवेज़ अपने होम कंट्री तो आ ही सकते हो और अगर आपके पास एक चांस है एक अनदर पासपोर्ट का सो व्हाई नॉट टेक इट तो मेरा शुरू से प्लान था कि मैं उस कंट्री में जाऊँ जो इमिग्रेशन में आगे आपको पाथ फेस देता है जिसमें कई ऐसे कंट्रीज हैं जो यूके स्पेशली जिस तरह है कि अगर आप अपनी डिग्री वहाँ से करते हैं उसके बाद आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं टू स्टे देयर जिसमें एक ये है कि आप जॉब करें मोर देन 5 years अब उन्होंने शायद उसको 10 कर दिया है तो फिर आप यूके के नेशनल हो पाते हैं मीनवाइल कनाडा ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा डिफरेंट लॉज हैं इमिग्रेशन को लेके सो मैंने मेनली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही अपना फोकस रखा था ठीक है तो फिर उसके बाद फिर क्या काउंसलर ने किसी अप्लाई गाइड किया कि यार ऑस्ट्रेलिया जाओ या कनाडा जाओ उसके बाद क्या उसमें ये एक सिचुएशन थी कि जब मेरा टाइम आया अप्लाई करने का कनाडा के वीज़ाज़ फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बंद थे तो मेरे पास ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ही थी रह गई और ये था कि ऑस्ट्रेलिया मुझे वैसे भी पसंद था सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिकॉज उनका जो मॉडल है फॉर स्टूडेंट्स जो उनका लॉज हैं एंड रेगुलेशंस हैं वो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ईज़ पे रखते हैं आप वहाँ काम कर सकते हैं आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं एंड आई आल्सो थिंक ऑस्ट्रेलिया इज सो बिग इन साइज एंड उसकी पॉपुलेशन उसके साइज से बहुत कम है दे नीड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज जो आए और उनके कंट्री को बनाएं और फ्लरिश करें मतलब काफ़ी सेक्टर्स में उनके दैट्स व्हाट आई थिंक मतलब मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इज सो बिग और उनकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 3.5 करोड़ समथिंग लाइक दैट है ऑस्ट्रेलिया का ये है कि इट्स अ होल कॉन्टिनेंट एज यू नो उसमें जितने भी ऑस्ट्रेलिया के मेजर सिटीज़ हैं वो सब कोस्ट के ऊपर हैं लाइक टचिंग द ओशंस यस तो वो सारे कोस्ट पे हैं बिकॉज जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया है
इट्स टू हॉट टू लिव देयर, लाइक द टेम्परेचर्स इतने हाई होते हैं कि आप वहाँ पे रह ही नहीं सकते। तुम लाहौर से जा रहे हो, तुम्हें क्या टेंशन? यार बस लाहौर से जा तो रहे हैं, बट ये कि वहाँ पे लाहौर से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिकॉज सेंट्रल जो ऑस्ट्रेलिया है इट्स जस्ट प्लेन लैंड, कई जगह डेजर्ट्स हैं उनके पास, प्लेन लैंड है और ऑरेंज मिट्टी वाला लैंड है, जिसमें आपको अगर आइडिया हो रहा मैं कह रहा हूँ, लाइक आपको बुश नज़र आएगी छोटी छोटी, ऑरेंज मिट्टी है और हज़ारों किलोमीटर तक आपको कोई टाउन या बंदा नहीं नज़र आएगा कभी, इस तरह के भी बीच में पैचेस आते हैं। सो जो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सेटल्ड है वो कोस्टल एरियाज़ में बड़े सिटीज़ हैं, जिसमें सिडनी उनका बिगेस्ट है, मेलबर्न जहाँ मैं होता हूँ द सेकंड बिगेस्ट, ब्रिस्बेन, एडिलेड, पर्थ, ये सब कोस्टल बेस्ड सारे ये कोस्ट पे हैं। तो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया इज ऑनेस्टली इट्स एम्प्टी, अगर आप इस बैरन लैंड, यस इस बैरन लैंड, और कुछ उनके टाउन्स आते हैं बीच में जहाँ पे इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस रहते हैं, जो कि एबोरिजिनल्स हैं, जो बिफोर ब्रिटिश पीपल वेंट देयर, उनसे भी पहले के जो ओरिजिनल लैंड ओनर्स हैं वहाँ के ट्रेडिशनल, वो वहाँ पे उन एरियाज़ में चले गए हैं, बिकॉज इन बड़े सिटीज़ में मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन है। सो वो अपने ट्राइब्स को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा सेंट्रल की साइड पे टाउन्स में मूव कर गए हुए हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाएं उन टाउन्स में, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये सेम कंट्री का हिस्सा है, जिसमें सिडनी है, जिसमें मेलबर्न है, क्योंकि वो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, फुली डेवलप्ड है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकॉनमीज in the वर्ल्ड। बट अगर आप इनके इंडिजिनस और एबोरिजिनल्स के टाउन्स में अगर आप जाएं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार ये तो नालियाँ भी चल रही हैं और घर भी टूटे हुए हैं, बिकॉज वो रहना ही वैसे पसंद करते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट वगैरह मैटर नहीं करती, उनका कल्चर है वो उसको स्टिक करते हैं। इसी तरह जिस तरह अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ से कंपैरिजन करें आप, किसी गांव में आप चले जाएं तो वहाँ पे मिट्टी के कच्चे घर होंगे, खेत होंगे, उस तरह का है। सिमिलर है यहाँ पे ये है कि लोग जो हैं वो अगर चाहें भी तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड हैं पाकिस्तान में, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि पॉपुलेशन इट्स जस्ट 26 मिलियन, आई थिंक 2.6 करोड़ बने, 3.5 करोड़, यस 26 है, तो उसका आप लगा लें तो मीन 2.5 करोड़, यस 2.5 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है पूरे ऑस्ट्रेलिया की, कराची से भी कम। एग्जैक्टली। मीनवाइल पाकिस्तान की 270 मिलियन है, 25 करोड़, ठीक है। तो लैंड ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान से बड़ा है, बहुत बड़ा, और बहुत सारा अनटच्ड है। अच्छा ये बताओ, फिर जब यहाँ से एलियाविज किया, जब वहाँ गए, फिर ऑस्ट्रेलिया किस तरह पहुँचे? किसी ने गाइड किया या फिर क्या, what happened? यार ऑस्ट्रेलिया का ये था कि मेरे से, जैसा आपको पता है कि बीकन हाउस में आप मेरे सीनियर थे, तो इस तरह मेरे कुछ और भी सीनियर फ्रेंड्स थे, क्योंकि शुरू से पढ़ रहा था तो सोशलाइजिंग थी। तो कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया पहले से एक दो गए हुए थे, लाइक इन मेलबर्न दे वर ऑलरेडी स्टडिंग। लकीली जिस यूनिवर्सिटी, डीकन यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, उसमें ही मेरा बैचलर्स का प्लान था। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है हसन, आई थिंक यू नो हिम एज वेल, हसन अदनान। ही वाज ऑलरेडी देयर, वो 1 साल पहले मेरे से जा चुका था, सो ही वाज सेटल्ड डूइंग वेल। सो मैंने उसको बताया कि यार मेरा वीज़ा आ गया है, मैंने अप्लाई किया था, सो आई एम कमिंग इन अ फ्यू मंथ्स। सो वो मेरा क्योंकि क्लोज़ फ्रेंड था, उसने मेरे आने से पहले ही एक मेरे लिए अकोमोडेशन अपने साथ अरेंज कर ली। ही वॉज देयर टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, जो कि मैं कहूँगा ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज जब आप नए जाते हो, एज अ 20-year-old मैं गया था यहाँ से, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल था, एक्सपीरियंस था। तो जब आपके लिए वहाँ पे कोई हो ऑलरेडी, सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, बिकॉज आप घर छोड़ के आए हो, आप डिफरेंट इमोशंस के थ्रू गुजर रहे हो उस वक्त। आपको एक 20-year-old को आपको पता ही है, स्टिल अ किड, I can relate to that. yeah, You know what I mean. exactly. आप तो खुद मलेशिया का आपका टाइम गुजरा है बड़ा अच्छा वहाँ पे, सो सिमिलर था। बट हसन वाज देयर, सो दैट मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर मी। ही वाज ऑलरेडी वर्किंग इन मैकडॉनल्ड्स। सो मैं एक बात आपको वैसे बता दूं, आपको आइडिया होगा ही कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स होते हैं, बेशक वो लोकल हों या इंटरनेशनल हो, एवरीवन वर्क्स देयर फ्रॉम द एज ऑफ 16। जो स्कूल किड्स होते हैं वहाँ पे वो भी काम करते हैं, लाइक इन मैकडॉनल्ड्स, और जो फास्ट फूड चेन्स हैं या ग्रोसरी स्टोर्स हैं या इस तरह की जॉब्स होती हैं,
इनमें हमेशा आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे. सो हसन वाज ऑलरेडी वर्किंग इन मैकडॉनल्ड्स. ही वाज आई थिंक मैनेजर पोजीशन पे चला गया था विद इन अ ईयर. सो व्हेन आई वेंट देयर ही ऑलरेडी हैड पोजीशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर मी. मेरा एक ही वीक में गुड. यस विद इन अ वीक मेरा इंटरव्यू हुआ मैकडॉनल्ड्स में. मैं बिफोर टाइम चला गया अच्छी तरह तैयार श्यार होके. हसन से थोड़े से टिप्स लिए. सो एक लेडी थी वहाँ पे जो हायरिंग मैनेजर थी, स्टेफ उनका मुझे नाम अभी तक याद है. उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा आप व्हाई आर यू प्रायोरिटाइजिंग मैकडॉनल्ड्स ओवर अदर प्लेसेस. सो मैंने उनको बताया कि यार मैं एग्जैक्टली मैंने बताया कि यार पाकिस्तान में भी मैकडॉनल्ड्स इज़ वेरी फेमस और मैं बचपन से जब जाता था तो एक ड्राइव थ्रू का जो एक्सपीरियंस था कि आप एक विंडो पे ऑर्डर देते हैं और नेक्स्ट विंडो तक आपका ऑर्डर रेडी होता है. तो मुझे ये जो बिहाइंड द किचन जो टीम काम करती थी इसका बड़ा मुझे फैसिनेशन होती थी विंडोज से अंदर देख के. सो मैं इसलिए ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में भी लेना चाहता हूँ एज अ स्टूडेंट. तो मेरी जो पहली जॉब थी वो मैकडॉनल्ड्स में थी. वहाँ से मेरी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी स्टार्ट हुई. अच्छा. सो these like odd jobs, do they pay well और इससे आप अपना खर्चा वगैरह निकाल लेते हो या आप क्या है सीन होता है? आप अपनी फ़ीस का खर्चा भी निकाल सकते हैं, क्या सीन होता है? यार अब उसमें ये सीन है कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स के लिए वर्किंग कैप होता है. लाइक आप एक सर्टेन आवर्स से ऊपर काम नहीं कर सकते. उसमें अगर आप बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हो जैसे मैकडॉनल्ड्स एक मल्टीनेशनल है तो वो आपको उतने ही आवर्स देंगे जितने गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं जो कि 24 आवर्स पर वीक है. तो मैं कह लो कि 3 दिन काम कर रहा था. उसमें मेरा जो वीकडे का पे रेट था आप शायद थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी होता है लोगों के लिए. वो सुनते हैं कि वो $27 एन आवर मुझे वीकडेज़ में देते थे और अगर मुझे सैटरडे या संडे की शिफ्ट मिल जाए दैट वाज क्लोज टू $34 एन आवर. ओके. सो उसमें यह था कि अगर आप 3 दिन भी काम कर लें एज अ स्टूडेंट आप वहाँ से इतना पैसा बना लेते हैं वीकली कि आप अपनी लिविंग अच्छी रख सकते हैं. अच्छा, यानी कि आपके रेंट और आपके खर्चा वगैरह निकल आता है. जी और आप 3 दिन भी लगाएं. अगर आप 3 दिन लगाएं तो ये है कि आप बहुत लेविश तो नहीं कर सकते बट बीइंग अ स्टूडेंट इट्स डिसेंट इनफ अमाउंट कि आप अपना वीकली खर्चे खाने पीने के रेंट के आप निकाल लेते हैं. और उसमें एक बात ये थी कि कई लोग जो होते हैं वो कैश जॉब्स भी करते हैं जो कि काइंड ऑफ इलीगल है बट क्योंकि बिजनेसेस वहाँ पे बहुत सारे होते हैं वो कई आपको कार वॉश पे या सिक्योरिटी में या डिफरेंट जॉब्स में कई कैश अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को करने के लिए बिकॉज आजकल जो गवर्नमेंट है वो इसको बहुत सीरियसली ट्रैक डाउन कर रहे हैं. मतलब इसके सारे ऑपरेशन को वो बंद करना चाहते हैं कि यार कैश जॉब्स ना हो. सो अब अगर आप इस तरह की चीज़ करें तो आपका वीज़ा कुड बी इन ट्रबल. यस, इन जेपर्डी. तो जब आप एक दिन जॉब करते हो तो आपको दिहाड़ी उसी दिन मिल जाती है या लाइक द ट्रांसफ़र व्हाट्सएप? यार उसका ये होता है कि पे साइकिल वीकली होता है. तो मुझे हर ट्यूसडे को मेरी पे आती थी जो मैंने वीक में शिफ्ट्स की होती थी उसकी. सो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह होता है कि आपकी मर्ज़ी है आप वीकली पे लेना चाहते हो या फोर्टनाइटली लेना चाहते हो. फोर्टनाइटली होता है कि 2 वीक्स की पे आपको है या आप मंथली लेना चाहते हो. सो बीइंग अ स्टूडेंट वीकली अच्छा रहता था कि यार वीक टू वीक आ रहे हैं और जा रहे हैं. फोर्टनाइटली आप ले लो तो बीइंग अ स्टूडेंट कभी आप दोस्तों के साथ निकल गए तो ज़्यादा लगा दिए फिर 2 हफ्ते बड़ी मुश्किल में भी कट सकते हैं. सो मैं वीकली रखता था कि यार अच्छा इतने आ रहे हैं 7 दिन में मैं इतना ही स्पेंड करूँ और न्यू साइकिल मेरा चलता रहे. तो उसमें यह था कि कई बच्चों को पीछे से फ़ीस का इशू होता है. लकीली मेरा ये था कि मेरी यूनिवर्सिटी फाइनेंस थी, मेरे पेरेंट्स मेरी फ़ीस वगैरह कर रहे थे पे. सो उसमें मेरे घर से फ़ीस आती थी तो मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं थी आपको मैं कह सकता हूँ. तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी पे फोकस करता था या अपने जॉब पे या अपनी लाइफ है वहाँ पे. जो लोग पीछे से फ़ीस का इशू होता है उनके लिए ज़रा ये जर्नी ऑस्ट्रेलिया की या किसी भी बाहर के मुल्क की डिफरेंट होती है बिकॉज़ फ़ीस एक मेजॉरिटी चंक होता है जो आपको पे करना होता है. उसके लिए आपको 3 जॉब्स करनी पड़ती हैं. आपकी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है और आपके रूटीन भी जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ आपकी स्टडीज़ भी अफेक्ट करती हैं. 100% आपको नींद आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपकी लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है बिकॉज इट्स नॉट ईजी. वो बात बहुत मुश्किल है जो लोग करते हैं उनके लिए बड़े कमेंडेबल बात है बिकॉज मेरे लिए तो वो इम्पॉसिबल था कि मैं इतना ज़्यादा काम करूँ या उसको मैनेज कर सकूँ. अच्छा, तो ये बताओ फिर 4 साल लगाए ना तुमने तुम्हारी डिग्री वाज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम? यस मेरा बैचलर्स था इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डीकन से. तो हाउ वाज योर यूनिवर्सिटी लाइफ? कैसी है वहाँ पे? Like यार the place you were living was nearby your university के dorm में थे? क्या सीन था?
यार मैं क्योंकि हसन के पास गया था तो वो ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी के अबाउट 10 मिनट्स ड्राइव पे एक घर में रह रहा था इन अ सबर्ब। सो यूनिवर्सिटी की लाइफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो डीकन यूनिवर्सिटी के साथ है और मैं कहूँगा कि आउट ऑफ 10 आई वुड गिव देम 9 कि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा। कैंपस इज़ वेरी नाइस, फैसिलिटीज़ टॉप क्लास हैं और लाइब्रेरी आपको उन्होंने बहुत बड़ी प्रोवाइड की हुई हैं। स्टडी सेंटर्स हैं वहाँ पे, आप पूरी पूरी रात बैठ के वहाँ अपनी असाइनमेंट्स करें या पढ़ें। लाइक इट्स अ होल वर्ल्ड इन इटसेल्फ विद इन द कैंपस। तो वो उधर बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो स्टूडेंट जो लाइफ है, जो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस है, दैट्स अमेजिंग। आई कैन स्पीक ऑफ माई एक्सपीरियंस जो डीकन का था, तो वो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहा। उसमें मैं हमेशा यूनिवर्सिटी के डॉम में मैं कभी नहीं रहा बिकॉज डॉम में एक तो कमरे बहुत छोटे मिलते हैं, रेंट प्राइसेस थोड़ी सी मार्केट से हाई होती हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी अपना भी कट रखती है और ये वो, और सेकेंडली वो आपको फिर उसमें फिर ये भी आपको फैसिलिटी होती है कि आपको यानी कि ट्रैवल नहीं करना पड़ता, जस्ट वॉक करके आप जा, बिल्स नहीं होते ये चीज़ें, वो सारा वो एक ही आपका बस मंथली प्राइस होती है, उसमें सब इंक्लूडेड होता है। मैं भी जब मलेशिया में था तो पहले 4-5 सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी के डॉम में ही था, तो वहाँ पे बस एक फिक्स्ड था 600 रिंगिट या 500 रिंगिट, तो वही देना होता था और वही उसी में मतलब पूरा दिन एसी चलाओ, बिजली भी शामिल है, हर चीज़ उसमें शामिल होती थी। और वो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ से कैंपस से निकले चल के चले गए कमरे में। वो मेरे लिए इतना कन्वीनियंट था, मतलब जैसे अगर मेरी क्लास 9 बजे है तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं बेशक 10 मिनट या 15 मिनट पहले भी मैं उठूँ तो मैं जल्दी से तैयार होकर जल्दी से कपड़े पहन के पहुँच गया, मतलब 5 मिनट का मैं वॉकिंग डिस्टेंस की क्लास। तो ये आपको एक कन्वीनियंस होती है। लेकिन अगर आप दूर रह रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपको सोचना पड़ता है कि यार बस पकड़ के मैंने आना है, तैयार होने का वो सारा आपको रखना पड़ता है मार्जिन। अच्छा, इसमें यह था कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो इस बात को खुद भी जानते होंगे कि विदाउट अ कार लाइफ इज़ वेरी हार्ड, और बीइंग अ स्टूडेंट आपको एक गाड़ी की ज़रूरत वहाँ होती है। ऑस्ट्रेलिया इज सो बिग सो यू नीड अ कार। हर कोई भी चीज़ नज़दीक नहीं होगी, हर चीज़ ये है कि ये बात भी मैं बोलूँगा कि उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का, इट्स एक्सेप्शनल, इट्स वेरी गुड, ऑलवेज़ ऑन टाइम, अच्छी ट्रेन्स हैं, अच्छी बसेस हैं। बट चीज़ ये है कि बसेस और ट्रेन्स हर जगह रुकती हैं आते हुए, तो आपकी जो जर्नी 10 मिनट्स की है वो 30 मिनट्स की हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स। और गाड़ी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज स्टूडेंट्स की मोस्टली जॉब्स गाड़ी से रिलेटेड होती हैं। जिस तरह ऊबर ईट्स एक बिग जॉब प्रोवाइडर है फॉर स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, या अदर जो ये फूड डिलीवरी वाली फूड पांडा हो गया। एग्जैक्टली। और ये अगर आप इनको भी इन पे भी ड्राइव कर रहे हैं तो यू कैन मेक गुड इनफ मनी टू मेक योर लिविंग, और कई लोग तो इससे भी ज़्यादा बनाते हैं। सो गाड़ी एक ज़रूरी एस्पेक्ट है वहाँ पे आपके लिए बिकॉज टाइम बचता है और आपकी जॉब्स उससे काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होती हैं। तो मैंने जाते साथ ही अब इन 3 मंथ्स मैंने अपनी पहली गाड़ी ले ली थी। और एक और अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो आपको पाकिस्तानी लाइसेंस पे ड्राइव करने देती है। आई थिंक पहले कुछ ज़्यादा टाइम अलाउड था, अब नाउ इट्स 6 मंथ्स। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस? नो, लाइक लोकल पाकिस्तान। लिटरली मेरा पंजाब का जो लाइसेंस है यहाँ का, लाहौर का पंजाब वाला, वो वाला। इंटरनेशनल भी अलाउड है बट जो लोकल आपका लाइसेंस होता है स्टेट का, प्रोविंस का, वो भी चलता है। तो उसमें अब ये है कि वो आपको 6 मंथ्स देते हैं कि आप आए हैं तो आप इस पर चलाएं 6 मंथ्स, बट आपको विद इन 6 मंथ्स ऑस्ट्रेलियन लोकल लाइसेंस लेना है। तो ये है कि थोड़ा सा आप जाएं तो आपको 6 मंथ्स मिल जाते हैं गाड़ी चलाने के, सीखने के लॉज एंड रूल्स। अच्छा, तो गाड़ियाँ वगैरह वहाँ से मिल जाती हैं रेंट का, मतलब क्या यानी कि गाड़ी यू कैरी ऑन लीज या क्या सीन होता है उसका? यार जिस तरह हमारे पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस हैं और जिस तरह वो जा रही हैं ऊपर, वो तो मैं जब देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ खुद भी कि यार यहाँ पे तो गाड़ी लेना ही इतना मुश्किल है। इन ऑस्ट्रेलिया आप अगर एक डिसेंट ड्राइवेबल कार लेना चाहते हैं, बहुत नए मॉडल की नहीं, अराउंड 2007-8 या इस तरह का कोई मॉडल हो, किया, होंडा या इस तरह की कोई कंपनी की नॉर्मल अच्छी चलाने वाली गाड़ी, वो आपको मिल जाती है आई थिंक $5,000 में, $4,000 to $5,000 विच इज़ 8-9 लाख रुपीज़। और $4,000-5,000 आप वहाँ पे बना सकते हैं विद इन 2-3 मंथ्स सेव करके। अच्छा। तो गाड़ी लेना इज़ नॉट हार्ड। और आपको कैश पे या आपने मतलब 50% डाउन पेमेंट करनी है या फुल कैश पेमेंट? यार जो $4,000-5,000 वाली गाड़ियाँ हैं इन पे आपको डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज दे आर ईजी टू बाय, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मतलब ये जमा हो जाते हैं आपके पास। एग्जैक्टली। बट अगर आप थोड़ी नई गाड़ी लेना चाहते हैं 15,000 से अबव,
So obviously there are many options for financing and these things, but personally मैं financing या credit card या जिधर भी debt involved होता है ना, मैं उससे दूर रहता चक्करों से दूर हूँ, रहता because मैंने कई ऐसे cases देखे हैं कि लोगों ने यार credit card ले लिया या गाड़ी finance कर ली, later on they are now stuck in that loop of paying all the time. और कर्जे से वैसे भी बंदे को दूर ही yeah, रहना चाहिए। exactly. अगर So मेरा आप हाँ जी, सेव कर सकते हो, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, तो यू कैन सेव एंड बाय रीजनेबल कार। Exactly. So आप उतना ही लगाएं जितना आपके पास अवेलेबल है उसी में। सो मुझे पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे जो मेरी फर्स्ट 2-3 गाड़ियाँ थी उनके पैसे मैंने घर से मुझे आ गए कि यार चलो अपनी गाड़ी लो, थोड़ा सर्कल आसान करो। तो मैंने पहली गाड़ी अपनी आई थिंक $3,500 की ली थी। अभी तो वो कौन सी थी वो? यार वो थी होल्डन की थी, कोमोडोर। होल्डन जो शेवरले कंपनी है उसको ऑस्ट्रेलिया में होल्डन कहते हैं। अच्छा। सो उसकी कोमोडोर एक बड़ी गाड़ी है, सेडान, अच्छी गाड़ी थी। उसका ये था कि एक तो वो $3,500 की मुझे मिल गई, बड़ी अच्छी गाड़ी थी फॉर अ स्टूडेंट, इट वाज अ वेरी नाइस कार। तो उस पर मेरे कुछ मंथ्स अच्छे गुजरे। फिर मैं एक वहाँ की जब मुझे थोड़ा सा पता लग गया गाड़ियों का और रूल्स एंड रेगुलेशंस का, रोड लॉज का, फिर मैं चेंज करता रहा गाड़ियाँ, और लेटर ऑन मैंने थोड़ा सा गाड़ियों का काम भी किया। अच्छा, नाइस। अच्छा, तो बाकी फिर 4 साल यूनिवर्सिटी के कैसे गुजरे? लाइक वहाँ पे मल्टीनेशनल, मतलब पूरे दुनिया से स्टूडेंट्स आए होते होंगे, चाइनीज, इंडियन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? यार यू आर 100% राइट कि आप जब जाते हैं इस तरह किसी भी मल्टी कल्चरल कंट्री में, सो सबसे बड़ा एक्सपोजर जो आपको मिलता है, आप डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों से मिलते हैं, उनसे आपकी दोस्ती होती है, आप उनके बारे में जानते हैं इस तरह। तो मेरे उसी तरह थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ के मेरे दोस्त बने। उसमें बहुत सारे इंडियंस भी हैं, उसमें बहुत सारे कुछ मेरे बड़े अच्छे दोस्त अफ्रीकन कंट्रीज से हैं, जिम्बाब्वे और इस साइड के कंट्रीज से। फिर मेरे कई दोस्त एशियन कंट्रीज़ के थे, लाइक चाइनीज़, मेरे वहाँ पे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, कुछ हैं। तो आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि मैं भी लिम्पॉप मलेशिया में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे भी मोर देन 150 कंट्रीज के स्टूडेंट्स थे। तो you get to meet a lot of people from a lot of different countries, और आपको पता चलता है वहाँ पे लोग कैसे होते हैं, वहाँ लोग किस तरह सोचते हैं, क्या उनका तौर तरीका होता है। तो आपको हर कंट्री का थोड़ा थोड़ा you get to see and you get to mingle with a different, so it's a very good experience, like आपका एक्सपोजर बहुत आपको मिलता है और आपका जहन बहुत खुलता है। like आप यहाँ से बाहर की दुनिया भी देखते हो, यार और लोग किस तरह हैं, बाकी दुनिया कैसी है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें फिर आप वही ना डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानते हो कि यार इनका वे ऑफ लिविंग क्या है, इनकी कुजीन्स क्या हैं, इनका समझ रहे हो, डिफरेंट आप लैंग्वेजेस के बारे में पता लगता है। सो डीकन में मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, और मेरे बहुत सारे दोस्त बने जो कि अब भी मेरे कई बहुत अच्छे दोस्त हैं। कई मुश्किल दिन भी आते हैं क्योंकि आपको जब लोगों को लगता है कि यार अच्छा बाहर जा रहे हैं, सो लाइफ विल बी नाइस एंड इजी, मज़े, यूनिवर्सिटी करेंगे, पार्टी करेंगे, समझ रहे हो, बट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एग्जैक्टली, बात ये कि लाइफ उधर भी है। अच्छा यार, ये बताओ, फिर जब तुमने डीकन से 4 साल लगाए, उसके बाद यू ग्रेजुएटेड, फिर उसके बाद क्या जॉब फॉरन मिल गई, या यू हैड टू लाइक हसल फॉर इट, वाज इट हार्ड, क्या सीन था? यार मैं जब अपने लास्ट ईयर में, वो मतलब ऑस्ट्रेलियन जो है वो डू दे प्रेफर कि यार लोकल्स को हम जॉब दें, या वो देखते हैं कि यार कैपेबिलिटी कौन कैपेबल है? क्योंकि जैसे मैं मलेशिया में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे दे प्रेफर लोकल्स, लाइक दे वांट लोकल पीपल टू गेट जॉब, एंड दे वांट द फॉरेनर्स कि वो डिग्री लें और निकलें भाई यहाँ से। वो आपको पहले ही कह देते हैं कि भाई आपको डिग्री हम तभी देंगे जब आप अपनी रिटर्न टिकट शो करो। तो मलेशिया में दे वांट यू टू लीव द कंट्री एज सून एज यू ग्रेजुएट, तो वो कहते हैं कि यार आप अपना रिटर्न टिकट दो, देन विल गिव यू द डिग्री। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है? वंस यू ग्रेजुएट एंड यू गेट द डिग्री, तो आफ्टर दैट जॉब का क्या सीन है? डू यू गेट इट इजीली, या फिर आपको हासिल करनी पड़ती है? और डू दे प्रेफर लोकल्स और डू दे प्रेफर फॉरेनर्स, या वो आपकी कैपेबिलिटी पे होता है? लाइक व्हाट्स द सीन? यार ऑस्ट्रेलिया में इस तरह है कि हर चीज़ ऑन मेरिट है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपने अपनी डिग्री खुद अच्छे तरीके से पढ़ के की है, आपने अपने स्किल्स डेवलप किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी में हैं, यू आर गुड एट कोडिंग, सो यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। कंपटीशन है थोड़ा सा, बट ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, लोग कम हैं,
कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक लीडिंग फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है, सो ऑलवेज देयर आर अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर, जॉब्स अवेलेबल हैं। सो डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल सेट आपका डेवलप्ड है, उस लिहाज से आपको जॉब मिलेगी। बट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। और जिस तरह मेरे केस में ये था कि जब मैं अपने लास्ट ईयर में था, सो मुझे मेरे एक जानने वाले हैं, उनके वहाँ पे ई कॉमर्स की कंपनी है, उनको उसमें चाहिए था बंदा फॉर एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड फील्ड। सो उन्होंने मुझे मेरे यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में ही जॉब ऑफर कर दी। और क्योंकि मैं स्टूडेंट था तो मेरे पास आवर्स की कैप थी, तो मैंने 3-4 महीने उनके साथ पार्ट टाइम काम किया, जिसमें मेरा वही 3 दिन काम होता था। बट वंस आई फिनिश्ड माई यूनी, मेरा जो जॉब का रोल था वो फुल टाइम हो गया। और मैंने कह लो कि बिफोर इवन आई फिनिश्ड माई यूनी आई हैड द जॉब गोइंग। Oh, that's nice. सो अगर आपकी वहाँ So it was in the same field as your degree, or it was a bit wasn't different? the same field, but ये था कि एक डेस्क ऑफिस जॉब थी, तो मैंने कहा यार फ्रॉम ऑड जॉब्स एटलीस्ट मैं एक स्टेप अप चलो, करूं, let's देन आई get कैन it. लुक इनटू माय इंडस्ट्री या अपनी फील्ड में जब मैं इस जॉब को स्टार्ट कर चुका हूँ। बट ये है कि इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस डूइंग अ बिट ऑफ कस्टमर सपोर्ट एंड ई कॉमर्स। थोड़ा सा लिंक था मेरे आईटी वाले चीज़ों से, तो मैंने कहा चलो लेट्स टेक अ स्टार्ट एंड देखते हैं कि कहाँ चीज़ें जाती हैं। अच्छा, थ्रो सम लाइट ऑन इस प्रोसीजर पे कि वहाँ पे जो यहाँ से लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, उनका मेन मोटिव तो ये होता है कि दे वांट टू लिव देयर, वहाँ पे पीआर लें एंड देन वहाँ पे जो है वो सिटीजनशिप या ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट हासिल करें। उसका क्या तरीका होता है, लाइक आपने क्या क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं? थ्रो सम लाइट ऑन दैट। यार जितने भी स्टूडेंट्स नए जाते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि एक लिस्ट होती है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट उसे कहते हैं, SOL लिस्ट उसका शॉर्ट फॉर्म है। सो SOL लिस्ट में गवर्नमेंट हर साल अपनी अपनी ऑक्यूपेशंस की लिस्ट बताती है कि कौन सी स्किल्ड ऑक्यूपेशंस ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम शॉर्ट है, जिनकी उनको ज़रूरत है, जिसमें IT हैज़ बीन देयर फॉर आई थिंक डेकेड्स नाउ। डॉक्टर्स नीडेड हैं, इंजीनियर्स नीडेड हैं। तो इस तरह की एक लिस्ट आती है, उसमें बहुत सारी IT is on top of it. IT is because as you know टेक रूल कर रही है दुनिया को, नाउ इट्स AI is AI is- era। हाँ। सो टेक तो या IT तो कभी भी उससे निकलने नहीं वाली एनी टाइम सून। सो IT इज अ सिक्योर इंडस्ट्री टू स्टडी इन। सो उसमें ये है कि अगर आपने जब अपनी डिग्री स्टार्ट करनी है, तो आप अगर PR को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको पहले ही देखना है कि यार मैं जो या उस डिग्री में जाओ जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसकी जो उस लिस्ट में आती हो, जिस तरह बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये सब उस लिस्ट में आते हैं। और मैंने डेटा साइंस या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में डिग्री की है, तो आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR। आप तभी एलिजिबल होते हैं जब आपकी वो ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में है। सेकेंड चीज़ ये है कि जब आप अपनी डिग्री फिनिश करते हैं, सो ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 साल का, अगर आपने 2 साल की स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया की है ऑन शोर इन द कंट्री, तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट देती है। ठीक है, वो उसे कहते हैं टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा। so your bachelor's were 4 years or 3 years? मेरा बैचलर वाज ओरिजिनली 3 इयर्स, बट बिकॉज क्योंकि बीच में कोविड आ गया और इस तरह की सिचुएशन बन गई, तो मैं अपना एक सेमेस्टर फ्रीज करवा के पाकिस्तान आ गया था फॉर सम टाइम, बिकॉज यूनिवर्सिटी बंद थी, आप घर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस वाजंट देयर, आप हर वक्त घर पे बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान में उस टाइम पे ज़रा हालात थोड़े इजी थे, कोविड वाज अ बिट बेटर मैनेज्ड ओवर हियर। So main requirement is 2 years आपके on Yes. campus और physically होने चाहिए। Exactly. और आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बस 2 साल पढ़ा है, तीसरा साल यूनिवर्सिटी का पूरा नहीं किया और आप वर्क वीज़ा डालने के उसमें आ गए हैं, वो नहीं होगा। क्योंकि कई डिग्रीज होती ही 2 साल की, जैसा मास्टर्स हैं मोस्टली 2 इयर्स का होता है या 1 ईयर का भी कई कोर्सेज होते हैं। सो 2 साल आपने मिनिमम पढ़ना है, whether it's bachelor's, whether it's some sort of diploma, whether Whatever it's it is. master's, yeah, doesn't matter। Minimum requirement is 2 years. 2 इयर्स और आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट की, और आपके 2 साल वहाँ पे स्टडी हो, तो आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो वो वर्क वीज़ा के ऊपर जब आप आते हैं, इट गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि आप अपना जो पेपर वर्क रिक्वायर्ड है, जिसमें IELTS एक रिक्वायरमेंट है कि आपको हाई इंग्लिश स्कोर चाहिए होता है। सेकेंडली स्किल असेसमेंट एक चीज़ होती है, विदाउट स्किल असेसमेंट आप अपनी PR अप्लाई नहीं कर सकते। स्किल असेसमेंट ये चीज़ है कि आपको जो गवर्नमेंट है वो आप अपनी डिग्री, उनको एक बॉडी होती है जो चेक करती है आपकी डिग्री,
उसकी बेस पे वो आपको असेस करते हैं कि आप एलिजिबल हैं उस स्किल लेवल पे कि आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मेरी जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी एक बोर्ड है, उसको मैंने अपनी डिग्री सबमिट की, अराउंड $1300 कॉस्ट आई, तो मुझे 2-3 चीज़ों में स्किल असेसमेंट मिल गई, तो फिर मैं उन 2-3 प्रोफेशंस में अपनी पीआर अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा। वो स्किल असेसमेंट आपकी डिग्री की बेस पे होती है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। सो एक चीज़ स्किल असेसमेंट है जो आपको करनी होती है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। दूसरी आइल्स है। सेकेंडली फिर वो डिफरेंट पॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपकी एज क्या है। 25 to 32 का जो ब्रैकेट है एज का, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। सिंगल होने के पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, मैरिड के थोड़े कम होते हैं। फिर आपके इंग्लिश के जो आइल्स का स्कोर है उस पे पॉइंट्स डिपेंड करते हैं। सो ये पॉइंट्स और जिस जीपीए पे आपने ग्रेजुएट किया वो भी मैटर करता है? दैट डजंट मैटर। दैट डजंट मैटर, योर ग्रेड्स वगैरह? ग्रेड्स वगैरह मैटर नहीं करते। मैटर करता है कि आपकी डिग्री पूरी है, ठीक है, आपके पास इंग्लिश का वो टेस्ट आपने दे दिया है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो सारा कुछ। फिर और किसके पॉइंट्स, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ होती हैं छोटे मोटे उन्होंने इंट्रोड्यूस। जिस तरह एक नाटी एक टेस्ट है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन टेस्ट है। उसमें वो आप अगर आप जिस तरह हम डिफरेंट बैकग्राउंड आते हैं तो हम उर्दू भी बोल सकते हैं, या जो इंडिया से आ रहा है वो हिंदी बोल सकता है। सो नाटी एक टेस्ट होता है जिसमें आप ट्रांसलेशन का एग्ज़ाम देते हैं, उसके गवर्नमेंट आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा देती है। सो इस तरह आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर करके हर प्रोफेशन के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। जिस तरह डॉक्टर्स के कम रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, उनको जल्दी पीआर मिल जाती है। आईटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉइंट जो उसकी थ्रेशोल्ड चल रहा है वो काफ़ी ऊपर है। तो कितने पॉइंट्स, मतलब 10 होते हैं, लाइक सबके 10 होते हैं, क्या होता है? ऑलमोस्ट अराउंड, जिस तरह मेरा भी केस है, मैंने अभी रिसेंटली अपनी फाइल लॉन्च की है फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, तो मेरे पॉइंट्स बन रहे हैं अराउंड 90। सो 90 इज अ गुड पॉइंट थ्रेशोल्ड, आई वुड से कि 90 में अगर आप चले गए हैं तो आपको पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं मिलने की। सो इट्स जस्ट लाइक एक एग्जाम है। सो द फर्स्ट स्टेप इज पीआर, कि आपको पहला पीआर मिलता है, देन पहले होता है इस तरह कि अगर आप जैसा गवर्नमेंट ने आईटी के अंदर 75 पॉइंट्स का लिमिट रखी हुई है। इफ यू क्रॉस दैट तो आप एक पूल में आ जाते हैं जिसमें और भी लोग आपके साथ हैं, किसी के 95 है, किसी के 90 हैं, किसी के 100 पॉइंट्स हैं। सो जितने हायर पॉइंट्स होंगे उतनी जल्दी आपको गवर्नमेंट इनवाइट करेगी पीआर अप्लाई करने के लिए। सो पहले आप अपना इंटरेस्ट लॉन्च करते हैं गवर्नमेंट के साथ कि यार मेरी स्किल असेसमेंट वगैरह हो गया, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई, सो मैं अपना इंटरेस्ट डाल रहा हूँ फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन दिस ऑक्यूपेशन। फिर गवर्नमेंट अगर आपको उस में सिलेक्ट कर ले, वो आपको इनवाइट भेजते हैं टू अप्लाई द परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा। तो वो इनवाइट जब आपको आ गया है, सो बेसिकली आप कह लेंगे आपको उन्होंने इनविटेशन दे दिया है कि भाई आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। अब आप आराम से अपना वीज़ा डालें, आपको 2-3 महीने का टाइम देते हैं उसमें, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी के वीज़े में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज नाउ दे गोना मेक यू अ परमानेंट इन दैट कंट्री। सो वो A to Z आपकी जो है ना हर चीज़ चेक करते हैं कि कोई आपका ऑस्ट्रेलिया में क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई आपके होम कंट्री में सीरियस कोई आपका रिकॉर्ड ना हो, फिर आपके टैक्सेस और आपका सारा जो होता है, ठीक है, पूरी प्रोफाइल चेक। तो उसमें जो कोई बंदा गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई आपने फ्रॉड तो नहीं किया, कोई आप समझ रहे हैं कि आप क्रिमिनली कहीं पे वो हो लिस्टेड हो और आप जी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी के खाते देख रहे हैं, इस तरह नहीं करो, आपको पूरा चेक करते हैं बैकग्राउंड। तो जब आपको इनविटेशन आ जाए फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, फिर आप पीआर का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो पीआर के वीज़े का कंडीशन ये है कि आपको 3 साल रहना होता है और फिर आपको सीधा पासपोर्ट मिलता है। अच्छा, फ्रॉम पीआर टू पासपोर्ट इट्स 3 इयर्स? इट डिपेंड्स के अब जिस तरह मुझे वहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो गए हैं। सो अगर अब मेरा परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा जब आएगा तो मुझे सिर्फ 1 ईयर रहना है, बिकॉज मैं ऑलरेडी अपना ऑस्ट्रेलिया का ऑन शोर टाइम कवर कर चुका हूँ। कई लोग अभी नए आते हैं, जिस तरह कई लोग विदाउट बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्टली सिर्फ पाकिस्तान से इमिग्रेशन लेके मूव कर रहे हैं। इसके भी पाथवेज होते हैं कि आपने फॉरेन कंट्री में पढ़ाई की है, वहीं पे जॉब की है, बट आपका गुड इनफ एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री में, सो आप आउट ऑफ द कंट्री पीआर अप्लाई करें और सीधा पीआर पे ही ऑस्ट्रेलिया मूव करें, ठीक है। ये एक अलग पाथवे है। तो जब आप इस पाथवे पे आते हैं तो यूजुअली आपको 3 इयर्स गुजारने पड़ते हैं, बिकॉज आपने पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई टाइम नहीं कवर किया होता। स्टूडेंट का थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ गुजरी है, वर्क वीजा गुजरा है, सो आपका ऑन शोर टाइम ऑलरेडी हो चुका है पूरा। फ्रॉम पीआर टू पासपोर्ट उसके भी क्रेडिट्स होते हैं? नहीं, जब आपके पास पीआर का वीजा आ गया है, दैट मींस यू आर काइंड ऑफ अ सिटीजन ऑलरेडी। उसमें ये है कि आपके पास एक तो वोटिंग राइट्स नहीं है, आप वोट नहीं कर सकते,
और दूसरा आई थिंक एक दो और चीज़ें हैं जो आपको गवर्नमेंट की उस टाइम नहीं अवेलेबल होती, बट ऑलमोस्ट ऑल जो हेल्थ केयर है, बाकी बेनिफिट्स हैं, वो आप जिस तरह परमानेंट रेजिडेंसी के वीज़ा पे आते हैं आपको वो सब मिल जाता है। सो काइंड ऑफ यू आर अ सिटीजन ऑलरेडी, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर पासपोर्ट टू कम। तो आप टाइम जैसे पूरा करते हैं, अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, आप देन यू बिकम अ सिटीजन, और आपके हाथ में नीली किताब आ जाती है, एक जादूगर किताब है जिसको कहेंगे आप। तो जितने दोस्तों के पास है सिटीजनशिप, उनके लिए और आप शादी चौड़ी करके you travel the world, you have no issues. जिस तरह मैंने आपको पता भी, मैं मोरक्को के मेरे ट्रिप लगे हैं एक दो रिसेंटली, इवन तो मेरे पास वैलिड वीज़ा था, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस बुकिंग सब कुछ थी, बट बिकॉज पासपोर्ट पाकिस्तानी था तो थोड़ा सा आपको based on our ranking of the passport थोड़ी सी You get in trouble. Yeah, you get in trouble, which is not new to us, I would say. So आपकी पूछताछ हल्की फुल्की हो जाती है, डबल चेकिंग हो जाती है, हल्की फुल्की हो ये बंदा कहे सस्ते बच गए। Exactly. तो अब मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं जो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, वो जाएंगे किसी भी कंट्री में जहाँ ऑन अराइवल, फॉर एग्जांपल मोरक्को ही ले लें, ऑन अराइवल वीज़ा है, आप जाएंगे सीधा इमिग्रेशन पर पासपोर्ट देंगे, वो आपसे दो बातें भी नहीं करेंगे, सीधा आपको एंट्री का स्टैंप लगेगा एंड यू आर इन द कंट्री। बहुत रिस्पेक्टफुल, इजी वे से, कोई स्ट्रेस नहीं वीज़ा की, इसकी उसकी, और मैं बस टिकट कटाओ तो पहुंच जाओ। इट बिकम्स लाइक अ ग्लोबल, आप एक ग्लोबल विलेज के वो बन It's जाते हैं। like a card, you can travel anywhere you want. तो आपके लिए सिटी डोमेस्टिक ट्रैवल की तरह इंटरनेशनल ट्रैवल हो जाता है कि आपको बस टिकट लेनी है और जाना है बस। सो थिंग्स चेंज इन अ बिग वे। So where do you stand? अभी कहाँ पे स्टैंडिंग है? सो मैंने अभी अपनी इंटरेस्ट लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट के साथ, अपने पॉइंट्स पूरे करके। सो अब ऑस्ट्रेलिया में साल में 2 राउंड्स होते हैं पीआर के, जिसमें वो लोगों को इनवाइट करते हैं। उसमें उस राउंड में वो आपको इनवाइट भेजते हैं, ठीक है। एक राउंड अराउंड मार्च अप्रैल होता है, एक अक्टूबर नवंबर का होता है। जो अक्टूबर नवंबर का इनटेक होती है पीआर की, वो बड़ी इनटेक होती है, उसमें वो ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं। बट रिसेंटली अभी ये हुआ है कि हाउसिंग क्राइसिस ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने इमिग्रेशन बिग नंबर्स में कर ली है और घरों का वहाँ पे थोड़ा शॉर्टेज आ गई है। हर इंस्पेक्शन पे ऑलमोस्ट 20-30 लोग आपको मिलेंगे पहले से खड़े। सो घरों के इशू को देखते हुए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इमिग्रेशन को स्लो किया है फॉर द टाइम बीइंग, और नए प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड कर रहे हैं। बट ये है कि मेरा नेक्स्ट ईयर जून तक एक्सपेक्टेड है कि मुझे पीआर का वीज़ा मेरा इंशाल्लाह। जबरदस्त। Hope all goes So well. finally after 7-8 years मैं उस पे पहुंच गया हूँ। And how long आप कितना टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया यार में? मैं 2017 फरवरी में गया था, बट उसमें से कह लो कि अगर मैंने 8 साल वहाँ पे गुजारे हैं तो उसमें से मेरे 2.5 साल तो पाकिस्तान में गुजरे हैं। Because of COVID and then breaks between university and all of this, थोड़ा सा मैंने खुद भी फ्रीज करवा के मैं आ गया था यहाँ पे कुछ काम से पाकिस्तान में। सो मैंने थोड़ा सा लंबा रूट लिया है अपनी तरफ से और स्लोअर रूट लिया है। लेकिन अगर तुम वहीं पे रहते और लगाते तो it could have been faster. Exactly, it could have been in 5-4 years मैं ले सकता था। अच्छा यार, एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा which is I think very important for a lot of people, for many youngsters, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है there's a notion कि यार पाकिस्तान से निकलो, यहाँ पे कुछ नहीं रखा, बाहर जाओ, जिंदगी अपॉर्चुनिटी सारी बाहर हैं, यहाँ पे ख्वारी है, धक्के हैं, करप्शन है, यहाँ पे ज़लालत है, जो है बाहर निकलो किसी तरह। लोग जो है वो हर हालत में निकल रहे हैं। पता नहीं पिछले साल क्या डाटा आया था कि यहाँ पे 10 लाख पाकिस्तानी नौजवान बाहर गए हैं और इस तरह लोग निकल रहे हैं। सो यू हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया, यू हैव बीन देयर फॉर द पास्ट 8 years, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि ऑस्ट्रेलिया में वाकई डू यू थिंक देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानीज, फॉर आउटसाइडर्स, कि वहाँ जाके एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, या फिर डू यू थिंक यार ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, या दूर के ढोल सुहाने, या फिर अगर आप में पोटेंशियल है तो यू कैन मेक अ गुड लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार कंपेयरिंग बोथ द प्लेसेस पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक पे स्केल जो है, जो बाइंग पावर आपको वहाँ मिलती है, जो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, उस लिहाज से मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान तो नहीं, आप बेशक यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी कर लें कंपेयर, या गल्फ के साथ कर लें,
ऑस्ट्रेलिया में ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जॉब्स आर देयर। वही बात है कि आप कितना स्किल्ड हैं उस पे सब डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्किल है तो यू विल डू वेल ओवर देयर। They're very well paid, right? They Exactly. pay you per hour. यस, पर आवर या कॉन्ट्रैक्ट भी होता है एनुअली, जिसका मैंने आपको बताया कि और जॉब्स में ही इतनी अच्छी पे मिलती है। तो अगर आप अगर स्किल्ड जॉब उसकी तो फिर क्या ही स्किल pay जॉब में होगी। आपको और बहुत बेनिफिट्स आ जाते हैं साथ। फिर आप जैसे ग्रो करते हैं अपना कैरियर, आप डिफरेंट स्पेक्ट्रम में निकल जाते हैं आगे। पाकिस्तान में ये है कि देयर इज अ वेव ऑफ चेंज, आई वुड से, कि अब ज़रा यहाँ स्टार्टअप्स और इसका भी हल्का सा एक आ रहा है टाइम। बट वही बात है कि मैंने यहाँ पे उस काम किया नहीं है पाकिस्तान में अभी तक इन माय प्रोफेशनल लाइफ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मार्केट का। बट मेरे जो दोस्त हैं जो करते हैं, उनकी जब मैं मंथली सैलरीज वगैरह मुझे वो बताते हैं जो है, उसके लिहाज से जितने भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ बिट लेस यहाँ पे? हाँ, क्योंकि महंगाई आपके सामने है, इन्फ्लेशन आपके बहुत सामने है। ज़्यादा। मैं 2.5 साल बाद आया हूँ तो मैंने प्राइसेस जो देखी हैं हाइक, मैं खुद एक दफ़ा अच्छा। हैरान हो गया हूँ कि अच्छा। यार अच्छा, जो चीज़ 500 की थी वो 850 की हो गई है, 800 की हो गई है। सो देयर इज डेफिनेटली चेंज इन प्राइसेस, बट पे स्केल में उतनी उतना बड़ी नहीं चेंज है। नहीं आ रहा है। सो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा पॉलिटिकली हालात थोड़े स्टेबल रहते हैं। उतना मैं कहूँगा इंस्टेबिलिटी नहीं आती। गवर्नमेंट जो है वो एक इजी वेज में चलती है। सो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा आई वुड से कि अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हैं। अगर आप जा सकते हैं तो आई वुड से कि यू शुड डेफिनेटली टेक द चांस, बिकॉज अगर आप यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से हैं या थोड़ी लोअर क्लास से हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाके आप अपनी जनरेशन की गेम चेंज कर सकते हैं। इन पाकिस्तान इट्स अ बिट हार्ड, इधर भी ऑप्शंस हैं बहुत सारी, बट वही बात है कि इधर लोग फिर उतने ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन कंपटीशन ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में लोग कम हैं, उनको ज़रूरत है लोगों की। सो तो मतलब इफ यू आर स्किल्ड ओवर देयर एंड यू गॉट द टैलेंट और आप में सारे एबिलिटीज हैं तो यू कैन मेक अ लिविंग, यू कैन मेक अ गुड लाइफ ओवर देयर। दैट 100%। बल्कि मैं ऐसे कई केसेस को जानता हूँ जो पीछे से थोड़े नॉर्मल बैकग्राउंड से थे या बहुत वेल टू डू नहीं थे बट अच्छी फैमिली से थे, बट वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उन्होंने सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस किया है। अब वो इतना वेल टू डू हो गए हैं कि माशाल्लाह से उन्होंने इतना अपना अच्छा वहाँ पे सेटअप कर लिया है कि दे हैव मेड a lot of properties back in Pakistan as well, plus in Australia. Oh. So जो कि यार यहाँ पे ये भी है ना कि थोड़ा सा लेग पुलिंग कल्चर भी है कि अगर एक बंदा थोड़ा अच्छा कर रहा है या थोड़ा ग्रोथ की तरफ जा रहा है तो लोग नजरें बहुत आप पे होती हैं यार। वो तो आई थिंक ह्यूमन नेचर है, यू डोंट वांट टू सी द अदर पर्सन मूविंग फॉरवर्ड। Yes. वो तो एक ह्यूमन नेचर है, जेलसी। मेरे ख्याल में ऐसे नहीं कि यहाँ पे है वहाँ ऑस्ट्रेलियन गोरे बड़े साफ सुथरे होंगे, वहाँ भी मेरे ख्याल में इस तरह के लोग होंगे जो कि यार they want हैं। to pull your leg and बिल्कुल होते हैं, बट ये है कि अगर आपको हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलता है पूरा, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपके साथ कोई भी कह लो कि आपका कोई हक मार ले या कोई आपकी अपॉर्चुनिटी आपसे ले ले, इसके चांसेस कम होते हैं। ओवर टाइम भी इट्स पेड ना, अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हैं तो वो भी पेड होता है। एग्जैक्टली अगर आप 2 घंटे भी ऊपर रुक रहे हैं, या जैसा अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी नई जॉब ज्वाइन की है जो मेरी अगस्त से स्टार्टिंग है जिसकी, तो मुझे पहला महीना ट्रेनिंग मेरी होगी। उस ट्रेनिंग में मुझे बैठ के सिर्फ मॉड्यूल्स देखने हैं, लैपटॉप पे बैठ के मॉड्यूल्स से गो थ्रू करना है, उसके भी मुझे वो पर मंथ जो मेरी सैलरी है वो मुझे मिलेगी। सो इवन ट्रेनिंग जो आपकी है वो पेड है और कंपनीज और बड़े बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती हैं। बट ये है कि अगेन मुश्किल टाइम तो कहीं भी आता है बंदे पे, वहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, पर वहाँ पे चीज़ें मैनेज करना आसान है। अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो आप डिफरेंट वे से छोटा मोटा कोई काम सिस्टम चला सकते हैं। और अगर आप सिटीजन हैं, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो अगर आपके पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट विल पे यू मंथली इनकम अंटिल यू गेट एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका घर चला गया है, दे विल गिव यू अ रूफ जब तक आप अपना कोई अकोमोडेशन अरेंज नहीं कर लेते। दे विल मेक श्योर कि आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होंगे, दे विल गो टू स्कूल एंड गवर्नमेंट विल पे फॉर इट, एंड मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल्स आर फ्री। सो अंटिल 18 आपकी एजुकेशन कवर्ड होती है बाय गवर्नमेंट। सो मेडिकल आपकी फैमिली का कवर्ड है इन एवरी वे। आई थिंक डेंटल उसमें कवर्ड नहीं होता, बट एवरीथिंग एल्स इज देयर। फिर आपकी अगर जॉब चली जाती है अल्लाह ना करे तो पाकिस्तान में कोई बैकअप नहीं है आपका, देयर इज नो वन। आप फिर यहाँ से पैसे लेंगे या जो भी आपका सिस्टम सेविंग्स देखेंगे अपनी। उधर ये है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, इट्स नॉट अ बिग इशू, आप अप्लाई करते रहें, बट इन द मीन टाइम गवर्नमेंट विल पे यू। उसको सेंट्रल लिंक कहते हैं जो मंथली पेमेंट्स आती हैं। सो ये वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है
इसका जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं I think। और तुम बता रहे थे कि अगर इफ यू हैव किड्स तो वो फिर आपके पर किड भी आपको पे करते हैं गवर्नमेंट लाइक। उसमें इस तरह है कि अगर आप एक सर्टेन एनुअल सैलरी से कम ब्रैकेट में कमा रहे हैं तो आपके बच्चों को मंथली वो वीकली या फोर्टनाइटली आपको पैसे देते हैं। आई थिंक मुझे अमाउंट एग्जैक्टली याद नहीं बट कुछ साल पहले एक बच्चे का आई थिंक $300 थे 2 वीक्स के या 1 वीक के। So basically you get money, your kids get kind of pocket money आप कह लें, अपना जेब खर्च उनको गवर्नमेंट दे देती है अगर आपकी सैलरी एक ब्रैकेट से नीचे है। So उसमें यह है कि फिर आप पे थोड़ी सी चीज़ें ईजी होती हैं, आपको हर चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन ऑलरेडी पेड है। अब कुछ लोग इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिस तरह कुछ इमिग्रेंट्स आते हैं वो 6-6 बच्चे कर लेते हैं आके वहाँ पे, अपनी इनकम उस ब्रैकेट से कम शो करते हैं, हालांकि वो कैश में थोड़ा ऊपर भी कमा रहे होते हैं। तो वो बच्चों की पेमेंट्स भी ले रहे हैं, अपनी सैलरी भी ले रहे हैं, तो हर जगह से मिला के इट्स हेफ्टी अमाउंट मंथली। तो इस तरह के केसेस होते हैं जो लोग आके फिर वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम उनका भी एक्सप्लॉइट करते हैं। चलो ज़बरदस्त हो गया यार, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी, बहुत मज़ा आया तुम्हारे से गुफ्तगू करके। सो लेट्स कॉल इट, अब इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। तो थैंक्स अ लॉट लैल खान फॉर द great conversation we had, very informative, and guys make sure you subscribe to our channel, hit the bell icon and do drop a nice comment। और अगर आपके पॉडकास्ट से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो नीचे अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विल सी यू अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।